नमस्कार, स्वागत है आपका जीएसपीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फॉस्फोरस इम्बैलेंस के बारे में। फॉस्फोरस इम्बैलेंस क्या होता है, इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं, कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे कि आपको फॉस्फोरस इम्बैलेंस हुआ है, फिर इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, ऐसे नर्स आपका इसमें क्या रोल होगा, कैसे आप इसे मैनेज करोगे, ये पॉइंट के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर स्टार्ट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉक अबाउट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, व्हाट इज द फॉस्फेट या फॉस्फोरस इम्बैलेंस, राइट। तो आपकी बॉडी में फॉस्फोरस जो होता है वो आपका एक इसेंशियल मिनरल्स होता है, इसेंशियल आपका एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, राइट। इसका कुछ पार्ट आपका इंट्रासेल्यूलर स्पेस में होता है, कुछ पार्ट आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस होता है, वहां पर होता है। कुछ आपके बोन्स और टीथ में इसका फॉर्मेशन होता है। इसका जो मैक्सिमम होता है आपका 85% वो आपके बोन्स में और टीथ में होता है। बाकी का जो बचा हुआ है 14% वो आपके टिश्यू के लेवल पर होता है और लेस देन आपका 1% कहाँ पर होता है, आपके लेस देन आपका 1% होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। तो ऐसे करके इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मेन जो है फंक्शन होता है वो आपके बोन्स को और आपके टीथ को सपोर्ट करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, देन इसका मसल्स के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए भी इसमें हेल्पफुल होता है। इसका इम्पोर्टेंट और इसेंशियल रोल होता है। जैसे कि क्या क्या इसका हमने देखा, फॉस्फोरस क्या एक आपका मिनरल्स है, एक आपका जो कि आपको किस जगह पर पाया जाता है, ज़्यादातर आपके बोन्स में और टीथ में पाया जाता है। इसका जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, आपके किडनी के थ्रू, आपके रीनल के थ्रू, राइट। इसका 85% इसका जो भाग है, इसका पार्ट है, वो कहाँ पर रहता है, आपका बोन्स में और टीथ में। कितना 85% प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ। बाकी का जो रिमेनिंग 14% है वो होता है आपके सॉफ्ट टिश्यू में। किधर, सॉफ्ट टिश्यू में। फिर 1%, इसका जो 1% है या लेस देन 1% होता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। इसके फंक्शन क्या होता है, अब हम फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल्यूलर फंक्शन, प्रोटेक्टिंग सेल्यूलर फंक्शन, जो आपके सेल्स का फंक्शन होता है उसको प्रोटेक्ट करने का, इसका फंक्शन होता है सेल्स के ऑर्गेनेल्स हो गए उनको प्रोटेक्ट करने का। देन टिश्यू परफोरेशन, टिश्यू को परफोरेशन में इसका फंक्शन होता है। अनदर फंक्शन होता है एसिड बेस बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करने का, उसको बनाए रखने का। अदर फंक्शन इसका आ जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ द विटामिन बी, विटामिन बी का यूटिलाइजेशन करना, उसको यूटिलाइज करना आपकी बॉडी के अंदर। अदर फंक्शन में है इसका नर्व एंड मसल्स एक्टिविटी, कुछ आपकी नर्व होती है ना, जैसे आपको ब्रेन को सिग्नल भेजना है, नर्वस सिस्टम में इसका रोल होता है और आपका मस्कुलर एक्टिविटी में भी इसका रोल होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी आपके फॉस्फोरस या फॉस्फेट का रोल होता है। एंड फैट है ना, किसका मेटाबोलाइज करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट का। आपके टीथ को और बोन्स को क्या करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, स्टोरेज करता है ऐसे सब्सटेंस का जो आपकी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। सेल्यूलर आपका प्रोटेक्टिंग फंक्शन में होता है, टिश्यू परफ्यूजन के फंक्शन में इसका रोल होता है, एसिड बेस बैलेंस इसका रोल होता है, यूटिलाइज करता है आपके विटामिन बी को एंड मेटाबोलाइज करता है आपके फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन को। नर्व इंपल्स में, मस्कुलर एक्टिविटी में भी इसका इवेंट रोल होता है और एब्जॉर्प्शन में भी इसका रोल होता है, राइट। अब इसके कॉजेस की बात करेंगे, भाई आपको किस रीजन से आपका हाइपो, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हम देखेंगे हाइपो आपका फॉस्फेटमिया, हाइपोफॉस्फेटमिया या फॉस्फोरस डेफिशिएंसी या फॉस्फोरस डेफिशिएट। तो ये किस रीजन की वजह से आपको हो सकता है, यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आपका कितना 2.5 mg/dl से कम होना, आपके ब्लड के अंदर 2.5 mg/dl से इसका वॉल्यूम है, इसका जो अमाउंट है पर लीटर से कम हो जाना, इट इज कॉल्ड द हाइपोफॉस्फेटमिया। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरस इम्बैलेंस या फॉस्फोरस डेफिशिएट। डेफिशिएट और अनदर नाम हाइपो फॉस्फेटमिया।
हाइपो मीन्स यहाँ पर आपका कम होना, फॉस्फेट में आपके फॉस्फोरस का आपके ब्लड के अंदर कम हो जाना, कितना लेस देन 2.5 mg पर dl पर डेसीलीटर। पर डेसीलीटर में आपका 2.5 mg से कम हो जाना, 2.5 mg से लेस देन हो जाना, इट इज नोन एज द हाइपोफॉस्फेटमिया, राइट, या फॉस्फोरस डेफिशिएंट या फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। अभी किस रीजन की वजह से हो सकता है, इसमें क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, ये क्यों हो सकता है, हम इसके बारे में हम देख लेते हैं। अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, फंक्शन के बारे में देखा, इसका क्या रोल होता है आपकी बॉडी में, क्या इसके फंक्शन होते हैं, देन वी आर टॉक अबाउट द कॉजेस, राइट। तो कॉजेस क्या हो सकता है, फर्स्ट आपका पुअर डाइट, आपने डाइट में इस फॉस्फोरस कम लिया हो, आपने फॉस्फेट कम लिया हो, तो उसकी वजह से भी आपके ब्लड के अंदर फॉस्फेट का लेवल आपका कम हो सकता है। दूसरा कॉजेस आ जाएगा ईटिंग डिसऑर्डर, आपको कोई ईटिंग डिसऑर्डर हो, कोई आपको हाइपोवोलेमिया हो, मतलब आप एक्सेसिव ईटिंग कर रहे हो, आप कम ईटिंग कर रहे हो, या आपका कोई उपवास चल रहा हो, फास्ट चल रहा है, आपने 7 दिन 15 दिन 20 दिन से खाना नहीं खाया हो, फॉस्फोरस आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएगा। दूसरा आ जाता है डायबिटीज, डायबिटीज के केसेस में भी आपको टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज है, आपको क्रॉनिक डायबिटीज है, उस रीजन की वजह से भी आपको हो सकता है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर, कुछ आपको इनहेरिटेड डिसऑर्डर है आपको, जैसे कि एडिसन डिसीज हो गया या अनदर डिसीज है जिसमें आपको माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपके लार्ज इंटेस्टाइन से, है ना, आप शोषित नहीं हो पा रहे आपके न्यूट्रिएंट प्रोटीन, तो ये इनहेरिटेड डिसीज भी आपको हो सकती है। एल्कोहलिज्म, आप प्रोलॉन्ग टाइम से अल्कोहल इनटेक कर रहे हो, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है, स्टारवेशन की वजह से हो सकता है, भुखमरी की वजह से भी आपको हो सकता है। पुअर किडनी फंक्शन, आपका किडनी का फंक्शन प्योर है, आपको रीनल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, या आपका एक्सक्रिएशन ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव आपका एक्सक्रिएट हो रहा है फॉस्फोरस का थ्रू आपके यूरिन, तो उस कंडीशन में भी आपको ये हो सकता है, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड डिसऑर्डर बता दिया मैंने। पुअर एब्जॉर्प्शन, अब आपका माल न्यूट्रिशन होना, आपका पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा, माल एब्जॉर्प्शन होना आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, आपने फूड तो इनटेक किया, आपने बराबर फॉस्फोरस का आप इनटेक कर रहे हो, पर कोई डिसीज होने की वजह से, जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर होने की वजह से प्रॉपर तरीके से वो एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स नहीं हो पाना, इस रीजन से भी आपको हो सकता है। देन वी आर टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम, अभी आपको साइन एंड सिम्टम क्या इसके होंगे जब आपको डिसीज कॉज होगी, क्या क्या आपको लक्षण यहाँ पर दिखेंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, इन सिंपल वर्ड, पेशेंट को, मरीज को, जिसको भी हुआ उसको भूख नहीं लगेगी, है ना, उसको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। मसल्स वीकनेस एंड पेन, मसल्स उसकी एकदम वीकनेस होगा, कुछ भी काम करने लग जाएगा, जल्दी से थकान आ जाएगी, है ना, हाथ पैर दर्द करने लगेंगे, दर्द होने लगेगा, मसल्स वीकनेस एंड पेन, टिंगलिंग एंड नमनेस, है ना, उसको एकदम सुन्नपन हो जाएगा, हाथ पैर अकड़ने लग जाएंगे, सुन्नपन हो जाएगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, ऐसे उंगली कपने लग जाएगी, नमनेस हो जाएगी, पेन भी चुभाओगे तब भी पता नहीं चलेगा, है ना, ट्रिमर, थोड़ा सा झटके आना, है ना, ट्रिमर होना, सीजर ट्रिमर, ये भी उसको हो जाएगा। फिर अनदर आ जाएगा कंफ्यूजन ऑफ द इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन और इरिटेबिलिटी, है ना, मेंटल डिसऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कंफ्यूजन हो गया, इरिटेबिलिटी होगी, तो बात कंफ्यूज हो जाना किसी भी चीज को लेकर, फॉरगेटफुलनेस होना, ये मेमोरी प्रॉब्लम भी हो सकता है। इवन रेस्पिरेटरी और हार्ट फेलियर में भी आपका पेशेंट जा सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर और हार्ट फेलियर। क्यों? क्योंकि हमने देखा इसका फंक्शन भी होता है कि आपके मसल्स को कांटेक्ट करने के लिए, स्केलेटल मसल्स हो गई, कार्डियक, उसमें भी इसका रोल होता है मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में, तो इसकी वजह से भी आपको ये सिम्टम हो सकते हैं, राइट। हमने देखा था सेल्यूलर में हो गया आपका, टिश्यू परफोरेशन में हो गया, एसिड बेस बैलेंस में हो गया, नर्व इम्पल्स में हो गया, तो कहीं ना कहीं इसका बैलेंस यदि कम हो रहा है तो इसके फंक्शन भी अफेक्ट हो रहे हैं, और फंक्शन अफेक्ट होंगे तो आपको न्यूरोलॉजिकल भी प्रॉब्लम होगी, आपको फिर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम भी होगा, आपको यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल, आपका कार्डियक का भी होगा, आपको रेस्पिरेटरी का भी इंक्लूड होगा, राइट। तो रेस्पिरेटरी में आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, न्यूरो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, ट्रिमर हो सकता है, मसल टिंगलिंग हो सकता है, और फिर जैसे बायोलॉजिकल में जैसे आपको एनोरेक्सिया हो गया,
राइट, आपको मसल्स वीकनेस हो गया, मसल्स पेन हो गया, तो ये सारे सिम्टम आपको इसमें हो सकते हैं। देन वी आर टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब हमने सिम्टम ऑब्जर्व कर लिया, अब हम इसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि भाई कौन सी डिसीज मरीज को हुई है। तो डायग्नोस करने के लिए आपको सिंपल ब्लड टेस्ट कराना है, आपको रीनल फंक्शन टेस्ट कराना है, और आपको सीरम फॉस्फेट लेवल को ट्रेस करना है, सीरम फॉस्फेट आपका कितना आ रहा है। यदि आपका सीरम फॉस्फेट का लेवल है वो लेस देन आ रहा है 2.5 के लेवल से कम आ रहा है पर डेसीलीटर एमजी पर डीएल, तो आपको क्या है, आपको हाइपोफॉस्फेटमिया। दूसरा आप क्या करोगे, यूरिन फॉस्फेट लेवल ग्रेटर देन 1.3 ग्राम इन 24 आवर। यूरिन जब आप टेस्ट करोगे तो यूरिन में आपका फॉस्फेट का लेवल है वो 1.3 ग्राम इन 24 आवर। 24 आवर में कितना जा रहा है, 1.3 ग्राम से ज़्यादा हो रहा है। दूसरा टेस्ट आप कराओगे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड टेस्ट करा लोगे, और रीनल फंक्शन टेस्ट भी आप करा सकते हो। एज पर सिम्टम, एज पर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से यू कैन गो फॉर अनदर टेस्ट ऑल्सो। पर आपको मेन इसको परफॉर्म करना है तो आपको सीरम को ट्रेस करना पड़ेगा एंड यूरिन फॉस्फेट लेवल को। ये दो टेस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं इसकी मेडिकल मैनेजमेंट की, देन नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग का और मेडिकल में इसका क्या रोल होगा, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अब इसका जो अंडरलाइंग कॉजेस है भाई, किस रीजन की वजह से आपको हाइपोफॉस्फेटमिया हो रहा है उसको आपको ट्रीट करना है। ये डिपेंड करता है अलग अलग पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट का कंडीशन क्या है, किस स्टेज का, उसको किस लेवल का है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। पहले आपको पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है, ब्लड टेस्ट वगैरह कराना है। सब कुछ जब आपने करा लिया तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपका अंडरलाइंग कॉज क्या है, आपका रूट कॉज क्या है, उसको ट्रीट करना है। फिर आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है और आप करेक्शन दे सकते हो फॉस्फेट का या फॉस्फोरस का, राइट। तो इस तरीके से आपको इसको पूरी तरीके से इसका मैनेजमेंट करना है। जैसे कि आपका ओरल फॉस्फेट रिप्लेसमेंट मेडिकेशन दे सकते हो। ट्रीटमेंट मॉडरेट केसेस ऑफ द hypophosphatemia, they include recommended eating food in phosphorus और correct your phosphate level। इंजेक्टेबल मेडिकेशन दे सकते हो आप, फॉस्फेट वगैरह दे सकते हो, इंट्रावीनस आप आईवी दे सकते हो, ओरल मेडिकेशन दे सकते हो, ओरल भी आप कलेक्शन दे सकते हो, ओरल सप्लीमेंट दे सकते हो जिससे कि आपका फॉस्फेट का लेवल वो इंक्रीज हो जाए। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो इनटेक करने के लिए सप्लीमेंट के लिए। और जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जैसे मसल्स पेन हो गया, ट्रेमर हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, तो इसको आप ट्रीट करने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। और जो रूट कॉज है वो आप करेक्शन के लिए भी आप कर सकते हो। जैसे कोई किडनी की वजह से हो रहा है या आपका जीआई ट्रैक की वजह से हो रहा है तो वो भी आपको साथ ही साथ कंप्लीट करना है, उसको भी आपको अंडरलाइंग कॉजेस है उसको भी आपको ट्रीट करना होता है, राइट। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट की यहाँ पर हमने बात कर ली। मेडिकल मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, देन वी आर टॉक अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट। अब इसमें नर्सिंग का क्या रोल होगा, नर्स आपको कैसे मैनेज करना है ऐसे नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ hyponatremia include administration of the oral phosphorus vitamin D supplement, monitoring renal function, ensuring patient safety due to the risk of bone fracture, and educating the patient about recognizing the sign symptom of hypophosphatemia such as muscles cramps। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्लीट उसको फॉस्फोरस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ओरल हो गया, इवन आपको आईवी भी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वाइटल साइंस चेक करना है, पेशेंट का आपको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना है, साथ ही साथ आपको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करना है। जो भी मेडिकेशन चल रहा है प्रॉपर आपको प्रॉपर तरीके से पेशेंट को एजुकेट करना है, उसको आपको हेल्थ एजुकेशन देना है, कौन कौन से सप्लीमेंट आपको अवॉइड करना है, कौन कौन से सप्लीमेंट आपको ऐड करना है आपकी डाइट में, डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफ मॉडिफिकेशन, जिसकी वजह से आपको फॉस्फोरस का जो लेवल है वो आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए, राइट। तो ये भी आपको पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है। और जैसे कि उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं उसको मसल्स पेन हो रहा है ना, तो आप उसको भी एब्जॉर्व करना है। मसल्स टिंगलिंग हो रहा है, मसल्स में आपका
स्पास्म हो रहा है, तो वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए भी मेडिकेशन देना है और पेशेंट को हेल्थ एंड सपोर्ट करना है, राइट। चलिए, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी ही। आज के लेक्चर में हमने देखा फॉस्फोरस इम्बैलेंस क्या होता है। फॉस्फोरस का आपकी बॉडी के अंदर या तो एक्सेसिव हो जाना या तो फिर कम हो जाना। उसका नॉर्मल जो रेंज है, नॉर्मल अमाउंट है 2.5 mg पर डीएल से लेकर 4.5 mg पर डीएल। इससे ज्यादा हो जाएगा तो हाइपोफॉस्फेटमिया, कम हो गया तो ज्यादा हो गया तो हाइपरफॉस्फेटमिया, और यदि कम हो गया तो हाइपरफॉस्फेटमिया, राइट। तो इम्बैलेंस मतलब आपके जो नॉर्मल रेंज है उससे या तो ज्यादा हो जाना या फिर कम हो जाना, इट इज कॉल्ड इम्बैलेंस। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर आपका फॉस्फेट इम्बैलेंस। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके जो क्रूशियल मेन फंक्शन होते हैं आपको टिश्यू परफोरेशन में, सपोर्टिंग में आपकी बोन्स एंड टीथ के लिए, और आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे कि आपका एब्जॉर्प्शन के लिए, मेटाबोलाइज के लिए, देन आपका मसल्स फंक्शन के लिए, सेल्यूलर फंक्शन के लिए भी आपका हेल्पफुल होता है, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए, राइट। तो इसका ये मेन यहाँ पर रोल होता है। बाकी फिर हमने देखा इसका कॉजेज क्या हो सकता है, किस रीजन की वजह से हो सकता है। तो आपको रीनल डिसीज की वजह से आपको हो सकता है, आपको कोई जीआई ट्रैक है में डिसीज है, डिसऑर्डर है, उसकी वजह से हो सकता है, आपने माल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है, और आपने कम इनटेक किया सप्लीमेंट का या फॉस्फोरस का, उस रीजन की वजह से भी हो सकता है। कोई डाइटरी डिसऑर्डर की वजह से भी आपको यहाँ पर ये हो सकता है, एल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है, और डायबिटिक की वजह से हो सकता है। कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी इसमें इंक्लूड आपके होते हैं। फिर हमने यहाँ पर बात की कि आपका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या कराओगे, तो आपको सीरम लेवल टेस्ट करना है जो कि लेस देन आएगा आपका 2.5, है ना। आपको ब्लड के अंदर फॉस्फेट सीरम टेस्ट करना है जो आपका 2.5 लेस देन आ रहा है पर डीएल, एमजी पर डीएल। तो है आपको यूरिन फॉस्फेट आपको ट्रेस करना है जो कि 1.5 ग्रेटर देन आ रहा है आपके यूरिन में इन 24 आवर। ये आपके दो यहाँ पर मेन टेस्ट होते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट हमने देखा इसका, आप इंट्रावीनस दे सकते हो, अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट कर सकते हो, सिम्टोमेटिक ट्रीट कर सकते हो, और आप पोटेशियम का फॉस्फोरस का करेक्शन कर सकते हो, राइट। चलिए, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय।